इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहले स्लाइड के साथ। पहली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे उद्देशिका के बारे में। तो उद्देशिका से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए उद्देशिका में क्या बात की गई है। भारत मतलब अपना देश कैसा होगा, तो अपना देश होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य होगा। ठीक। अगर हम लोग उद्देशिका में न्याय की बात करें तो तीन तरीके के न्याय की बात की गई है। एक है सामाजिक मतलब कि सोशल, दूसरा है आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिकल, और तीसरा राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल। तो इस तरीके के तीन न्याय की बात की गई है। अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें, जो कि यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है कि उद्देशिका में कितनी तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक। तो पहला है विचारों की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम लोग इक्वालिटी की बात करें तो संविधान में जो है संविधान में जो उद्देशिका है उसमें दो तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है। एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। ठीक है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका में समता क्या प्रतिष्ठा और अवसर के लिए। अगर हम लोग 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की बात करें तो उसमें तीन शब्द उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो तीन शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में। एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। इसका मतलब कि जो हमारा संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था उसमें जो उद्देशिका थी, प्रस्तावना थी, उसमें ये तीन शब्द नहीं थे। कौन कौन से शब्द? एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो है अखंडता। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है उसको जोड़ा गया है। ठीक। अब जो अन्य फैक्ट इससे संबंधित है वो है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद बनाम जो केरल राज्य है वह केस है 1973 का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। क्या? उद्देशिका संविधान का भाग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। के एम मुंशी के द्वारा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है। अब हम लोग बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। खास तौर से इससे जो संबंधित जो समितियां हैं उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उसमें जो प्रमुख बातें थी, जो सुझाव थे, उनके बारे में। तो जो पहली समिति इससे संबंधित है वह है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 की है। इनका सुझाव था कि जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो ये त्रिस्तरीय क्या है? ग्राम, खंड और जिला पंचायत। सबसे निचले स्तर पर ग्राम होगा, फिर उसके बाद आएगा खंड, उसके बाद आएगा जिला पंचायत। ठीक। अगर हम लोग अशोक मेहता समिति की बात करें तो ये 1977 की है, और इनका सुझाव था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो दो स्तर का होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए, खंड पंचायत और जिला पंचायत। जीवी केशव समिति 1985 की है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 की है, और इसी समिति के सुझाव पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। पीके थोंगन समिति 1988 की है। अब हम लोग जो है अनुसूचियों की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 थी। बाद में इसकी संख्या जो है वो 12 हो गई। ठीक। तो ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है उनको देखेंगे। तो पहली जो अनुसूची है उसमें बात की गई राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते तथा पेंशन की बात की गई। तो किसके वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के बारे में, और एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा पेंशन की बात की गई है। इसके साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के भी वेतन भत्ते तथा पेंशन की बात दूसरी अनुसूची मतलब सेकेंड शेड्यूल में किया गया है। थर्ड शेड्यूल की बात करें संविधान के, तो इसमें भारत संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रत्यज्ञान का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है। अगर हम लोग पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची से संबंधित जो है प्रश्न वो अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिए, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में जो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमे मित्र से याद रखिएगा, इसमें राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक, तो जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में जो है इसमें बताया गया है इन 4 राज्यों के बारे में। 7वीं अनुसूची की बात करें तो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों की विभाजन की बात की गई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 लिस्ट की जो है बात की जाती है, वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका उल्लेख जो है आपको 7 शेड्यूल में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है 22 जो है शेड्यूल लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक, तो इसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यीकरण पे। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे वित्त समितियों के बारे में। ठीक, तो वित्त समितियां जो हैं वह 3 है। एक है प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति और तीसरा है लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है। ठीक, इसमें कुल सदस्य संख्या 30 है और 30 के 30 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति है जैसा कि मैंने बताया, और इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें कुल सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसको एस्टिमेट कमेटी, मतलब जो प्राक्कलन समिति है, इसकी जुड़वा बहन भी बोला जाता है। तो जो एस्टिमेट कमेटी है उसकी जुड़वा बहन किसको बोला जा रहा है? लोक लेखा समिति को, यह ध्यान रखिएगा। इसका जो अन्य नाम है लघु लोकसभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु लोकसभा। तीसरी समिति है लोक उपक्रम समिति। इसमें कुल सदस्य संख्या जो है वो 22 होते हैं लोक लेखा समिति की तरीके से, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। अब जो 42वां संविधान संशोधन था, जैसा कि मैंने जो है शुरू की स्लाइड में बताया कि इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मतलब कि मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें यह शब्द नहीं थे। इनको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका कॉन्सेप्ट लाया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसका मतलब ये भी मूल संविधान में नहीं था। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए स्पेशल भाग 4A या 4 क जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, या 51 का। इसके अलावा अगर हम डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें इन सब बातों का जो है वो उल्लेख किया गया। ठीक, किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो वो बातें क्या थी? तो देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो फ्री लीगल हेल्प है, ठीक है, वो अनुच्छेद 39A के तहत दिया गया। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह आर्टिकल 43A के तहत दिया गया। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात जो है 48A जो नया आर्टिकल है वो जोड़ के लाया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी होगा, ये बात भी की गई। लोकसभा में विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष का हो जाएगा, ये बात भी की गई है। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगर हम लोग 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो इसमें कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक, लेकिन पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना जो है बाध्यकारी होगा, ठीक है, पुनर्विचार की कोई बात ही नहीं की गई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, इसमें एक बार पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना जो है बाध्यकारी होगा, बाउंड होगा। देखिए, इसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है, जो 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, उसको पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया। और अभी भी जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का ही है। राष्ट्रीय आपात के विषय में
आंतरिक अशांति, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, जो आर्म रिबेलियन शब्द जो है जोड़ा गया, वह संविधान संशोधन क्या है, ये है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करेगा। तो अगर राष्ट्रपति को इमरजेंसी घोषित करना है तो इसमें कैबिनेट की मौखिक नहीं क्या होना चाहिए, रिटेन, रिटेन जो है वो सलाह होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का या 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल जो है जोड़ा गया, वह आर्टिकल है, वह अनुच्छेद है 300A। इसी के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट का यह वीडियो जो है कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।